तो साउंड वेव के पिछले क्लास में हम लोगों ने गैसियस मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी के लिए न्यूटन्स फार्मूला और लैप्लेस करेक्शन की बात किया था और उसमें बताया गया था कि गैसियस मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट गामा पी बाई रो, या उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3RT बाई एम। इसकी बात हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ये ऑर्गन पाइप क्या होता है? ये ऑर्गन पाइप सिलिंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, सिलिंड्रिकल पाइप्स होती हैं जिसके लेंथ के कंपैरिजन में उसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस बहुत स्मॉल होता है और एयर कॉलम के वाइब्रेशन के डिफरेंट पॉसिबल मोड्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन पाइप्स आर cylindrical tubes whose radius of cross section is much smaller as compared to the length of the pipe and is used to demonstrate different possible modes of vibration of air column। तो ये जो ऑर्गन पाइप होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और एक को बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक ऐसा पाइप होता है जो एक एंड पर क्लोज्ड होता है और एक एंड पर ओपन होता है, और ओपन ऑर्गन पाइप अपने दोनों एंड्स पर ओपन होता है। इसके पहले कि ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम के डिफरेंट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करना मैं शुरू करूं, मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेना चाहता हूं पहले कि ये जो वेव्स होते हैं फ्री बाउंड्रीज पर भी उनका रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल है। इवन लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव का भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोज्ड या फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्रीज से ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्री बाउंड्रीज से भी वेव्स का रिफ्लेक्शन पॉसिबल है और वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई सिलिंड्रिकल पाइप है, इसमें हवा भरी हुई है और एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव इस पाइप के लेंथ के लॉन्ग इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है इसके अंदर के गैसियस मीडियम के थ्रू। सपोज कीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवा करके
और हमने एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस कर दिया, एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया, और वो डिस्टरबेंस इस पाइप के लेंथ के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है, और जब वो इस ओपन एंड पर उस डिस्टरबेंस का कोई एक पार्टिकुलर फेज इंसिडेंट होगा, जैसे मान लीजिए कंप्रेशन पल्स इंसिडेंट होता है। कंप्रेशन पल्स मतलब लोकली यहाँ का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो चुका है। पहले गैसियस मीडियम का जितना मास जितने वॉल्यूम में था, अब उतना ही मास उससे कम वॉल्यूम में है, कंप्रेस्ड हो गई है वहाँ पर की गैस, वहाँ पर का लोकल प्रेशर बढ़ गया है, लोकल डेंसिटी बढ़ गई है। तो एक कंप्रेशन पल्स इंसिडेंट हुआ। ये कंप्रेशन पल्स इस मीडियम में ट्रैवल करने वाले डिस्टरबेंस का एक पार्टिकुलर फेज है, कह सकते हैं, डिस्टरबेंस के एक अमाउंट को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और पाइप के दूसरे तरफ की हवा अभी भी नॉर्मल प्रेशर पर है, और जब यहाँ कंप्रेशन पल्स है तो पीछे एक रेयरफैक्शन पल्स होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि ये जो साउंड वेव ट्रैवल करती है या लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करती है, वो ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पल्सेस के रूप में आगे बढ़ती है। कंप्रेशन यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पर रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार कंप्रेशन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर रेयरफैक्शन उसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो एवरी कंप्रेशन पल्स इज फॉलोड बाय ए रेयरफैक्शन पल्स। तो इसके पीछे का भी प्रेशर कम है, इस तरफ का भी प्रेशर कम है। तो यहाँ का लेयर, यहाँ का प्रेशर कम है, इसके पीछे का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ वाले लेयर पर एक नेट फोर्स लगेगा नीचे की ओर, वो एक्सेलरेट करेगा, तो ये नीचे जाएगा। और वही स्थिति इस बाउंड्री लेयर की है, इसके इस तरफ का प्रेशर ज़्यादा है और इस तरफ का प्रेशर कम है, तो ये फोर्स कम, ये फोर्स ज़्यादा, तो इस पर एक नेट फोर्स लगेगा और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, और यहाँ की हवा काफ़ी फैल जाएगी और यहाँ एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो ओपन एंड पर, इस ओपन बाउंड्री पर इंसिडेंट हुआ था एक कंप्रेशन पल्स, लेकिन रिफ्लेक्ट जब करेगा यहाँ से पीछे के डायरेक्शन में, जब एक वेव रिफ्लेक्ट बैक करेगी, एक डिस्टरबेंस पीछे जानी शुरू करेगी, तो पीछे जाते वक्त यहाँ पर रेयरफैक्शन होगा। आप याद कीजिए, वेव वाले चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि जब ट्रांसवर्स वेव पल्स का किसी बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन होता है, तो जब फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन होता है तो पाई का फेज चेंज इंट्रोड्यूस हो जाता है। जो पल्स ऐसे इंसिडेंट हुआ था वो रिफ्लेक्ट होते समय इन्वर्टेड होती है। सो ए फेज चेंज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड इफ reflection of a transverse wave pulse takes place at a fixed or a rigid boundary, and no phase change takes place if reflection of a transverse wave pulse takes place at a free boundary or open boundary. But longitudinal wave के केस में उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर कंप्रेशन पल्स इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड पल्स रेयरफैक्शन पल्स है, पाई का फेज चेंज हो गया, हाई प्रेशर जोन लो प्रेशर जोन में तब्दील हो गई रिफ्लेक्ट करते वक्त। तो जब किसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव पल्स का रिफ्लेक्शन किसी ओपन बाउंड्री पर होगा, ओपन बाउंड्री पर होगा, तो पाई का फेज चेंज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव पल्स में नहीं होता था, वो फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री पर पाई का फेज चेंज होता था। यहां उल्टा होगा, यहाँ फ्री या ओपन बाउंड्री पर पाई का फेज चेंज इंट्रोड्यूस हो जाएगा व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट अ फ्री और एन ओपन बाउंड्री एंड द इंसिडेंट पल्स वाज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव पल्स, देन ए फेज चेंज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड। और अगर किसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव पल्स का रिफ्लेक्शन किसी फिक्स्ड बाउंड्री से होगा तो कोई फेज चेंज इंट्रोड्यूस नहीं होगा। कहना मेरा यह है कि ओपन एंड्स पर भी, ओपन बाउंड्रीज पर भी
रिफ्लेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ फिक्स्ड बाउंड्रीज से ही होती है। रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इवन एट ओपन बाउंड्रीज। तो अगर कोई, पहले हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करेंगे और तब फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर जो एयर कॉलम इनक्लोज्ड होगा उसके डिफरेंट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे और तब फिर हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर के इनक्लोज्ड एयर या उसके अंदर के इनक्लोज्ड गैसियस मीडियम के डिफरेंट पॉसिबल मोड्स के वाइब्रेशन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अगर कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लेंथ के अलोंग इसके अंदर के एनक्लोज्ड गैसियस मीडियम में एक लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया जाए एंड सपोज दैट द लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स along the length of the organ pipe with speed v। तो यहां पर जब वो डिस्टर्बेंस पहुंचेगी, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टर्बेंस, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पल्स जब इसके क्लोज्ड एंड पर पहुंचेगा तो उसका यहां से रिफ्लेक्शन होगा एंड आफ्टर सेवरल रिफ्लेक्शंस एक वेव इधर से जा रहा होगा, एक वेव इधर से आ रहा होगा and after several reflections what we may expect is कि सेम मीडियम में उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर के इनक्लोज्ड गैसियस मीडियम में एक ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी के दो ट्रैवलिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल करते हुए एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएंगे और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक स्टेशनरी वेव पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरह से सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के दो प्रोग्रेसिव वेव एक ही मीडियम में एक ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं तो स्टेशनरी वेव पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पूरे फेनोमेनन की चर्चा हम लोग वेव वाले चैप्टर में किए हैं, तो उसे मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। बट वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो ऑर्गन पाइप के अंदर की इनक्लोज्ड हवा होगी या जो भी गैसियस मीडियम होगा उसके अलोंग एक स्टेशनरी वेव पैटर्न फॉर्म कर जाएगा। और स्टेशनरी वेव पैटर्न के फॉर्म कर जाने का मतलब कहीं पर नोड बनेगा, कहीं पर एंटी नोड बनेगा। नोड और एंटी नोड बनने से हम क्या मीन कर रहे हैं, जहां पर नोड बनेगा वहां पर के गैसियस मीडियम का लेयर कभी वाइब्रेट करेगा ही नहीं, वो परमानेंटली रेस्ट में रहेगा, वो अपने मीन पोजीशन से कभी डिस्प्लेस होगा ही नहीं, वहां पर का S 0 होगा एट ऑल t। और जहां पर एंटी नोड बनेगा वहां पर का उस पोजीशन पर का लेयर ऑफ द गैसियस मीडियम मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और उन दोनों के बीच के जो लेयर्स हैं वो बीच बीच के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। स्टेशनरी वेव की जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ओबेड होंगी। तो हम लोगों ने डिफरेंट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात किया था और मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने की बजाय हम लोग फंडामेंटल मोड किसको कहते हैं, ओवरटोन कहने का क्या मतलब होता है, इन सारी बातों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पिछले चैप्टर में हम लोग बना चुके हैं। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल मोड्स के वाइब्रेशन की बात करें और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, चूंकि अभी एक वेव है तो वेव के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ भी उसी तरह से होल्ड करेंगे जैसे वो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के केस में होल्ड कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ ट्रांसवर्स वेव था, यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है।
तो अगर सिंपलेस्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, सिंपलेस्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। तो अगर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन की बात करें तो हमें पता है कि जो क्लोज्ड एंड है ऑर्गन पाइप का, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, क्योंकि यहां पर के गैसियस मीडियम का लेयर वो ऑसिलेट करने के लिए फ्री नहीं होगा, ये रिजिड बाउंड्री है, वो उसको ऑसिलेट नहीं करने देगी। तो यहां एक डिस्प्लेसमेंट का नोड बनना तय है और यहां एक डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, क्योंकि यहां पर के गैसियस मीडियम का लेयर ऑसिलेट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिनिमम जितने नोड्स और एंटी नोड्स का बनना पक्का है कि वो तो बनेंगे ही बनेंगे, सिर्फ उतने ही नोड्स एंड एंटी नोड्स का फॉर्मेशन हो, एक भी एडिशनल नोड या एंटी नोड न बने, तो वही सिंपलेस्ट पॉसिबल मोड होता है और वही फंडामेंटल मोड कहलाता है। तो फंडामेंटल मोड में जब इस ऑर्गन पाइप के अंदर का गैसियस मीडियम ऑसिलेट करेगा तो क्लोज्ड एंड पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा और ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, और इसको हम लोग सांकेतिक रूप से ऐसे दिखाते हैं, ये नोड हो गया और ये एंटी नोड हो गया। लेकिन बहुत बार किताबों में इस फिगर को आप ऐसे बनाया हुआ भी देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहीं पर ओपन एंड पर नोड दिखा दिया जाता है और क्लोज्ड एंड पर एंटी नोड दिखा दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव का जो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं प्रोग्रेसिव वेव का, वो दो तरह से लिख सकते हैं। एक, उस मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर के लेयर का उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या होगा, उसको एस को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बना करके हम उस मीडियम में ट्रेवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा, और ऐसे केस में उसको डिस्प्लेसमेंट वेव बोलते हैं। दूसरा, मीडियम के किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है और किसी गिवन मोमेंट पर किसी गिवन पोजीशन पर का प्रेशर अपने नॉर्मल वैल्यू से कितना ज़्यादा या कितना कम है, मीन्स एक्सेस प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन पी को एक्स और टी के फंक्शन के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर दें तो वो भी उस मीडियम में ट्रैवल करने वाले लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और इस केस में उसको प्रेशर वेव बोला करते हैं। और पिछले क्लास में मैं बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पर प्रेशर का एंटी नोड होगा, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहां पर प्रेशर का नोड होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स हैं और ये प्रेशर नोड्स एंड एंटी नोड्स हैं। आगे के जो डिफरेंट मोड्स हम लोग दिखाएंगे उसमें दोनों फिगर नहीं बनाएंगे, उसमें समय बर्बाद होगा। हम लोग ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स को दिखाया करेंगे, ये सोचना ज़्यादा आसान है। हमने फर्स्ट फिगर में सिर्फ दोनों दिखा दिया है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट नोड एंड एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स, और ये है प्रेशर नोड्स एंड एंटी नोड्स, प्रेशर नोड्स एंड एंटी नोड्स। और अगर ऑर्गन पाइप की लंबाई L है और मिनिमम जितने नोड्स एंड एंटी नोड्स को बनना ही पड़ेगा उतना ही बने, एडिशनल नोड्स एंड एंटी नोड्स का फॉर्मेशन नहीं हो तो उसको फंडामेंटल मोड कहते हैं। और जब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर का गैसियस मीडियम, इसके अंदर का इनक्लोज्ड
लेयर ऑफ एयर या गैसियस मीडियम, कॉलम ऑफ एयर या गैसियस मीडियम फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा तो नोड और उसके ठीक बाद वाले एंटी नोड के बीच की दूरी होती है λ/4। तो यहाँ पर L बराबर होगा λ/4 के, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। तो फंडामेंटल मोड में जब वाइब्रेट करेगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन V बाई लैम्डा मीन्स V/4L हो जाएगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के कॉलम ऑफ एयर का फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी इतना हो जाएगा। अगर जस्ट इसके बाद के कॉम्प्लेक्स मोड की बात करें तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल मोड के जस्ट बाद का जो कॉम्प्लेक्स मोड होता है वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो क्लोज्ड एंड पर नोड डिस्प्लेसमेंट का नोड और ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के केस में हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स मोड्स में हम जाते हैं तो एक एक लूप बढ़ता चला जाता है। तो फंडामेंटल के बाद जब हम फर्स्ट ओवरटोन में जाएंगे तो यहाँ भी एक लूप बढ़ जाएगा, तो इस तरीके का हो जाएगा। आप अगर इसके अंदर के स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लिख दें और जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में किया था तो उस स्टेशनरी वेव के इक्वेशन से जब फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट करेगा तो n कितना होगा, n का वो वैल्यू रख करके और उस इक्वेशन से आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ नोड बनेगा, कहाँ कहाँ एंटी नोड बनेगा, तो ये सारी बातें चली आएंगी। मैं ऑलरेडी वो काम एक बार स्ट्रिंग के वाइब्रेशन के केस में कर चुका हूँ, इसलिए बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ नोड होगा, एंटी नोड होगा, नोड होगा, एंटी नोड होगा। तो अगर ऑर्गन पाइप की लंबाई L है तो λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, तो लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, 3 λ/4 के बराबर हो जाएगी और लैम्डा हो जाएगा 4L/3। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V बाई लैम्डा मीन्स 3V/4L मीन्स 3 न्यू एफ। और किसी फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल को हार्मोनिक बोलते हैं। सो दैट इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल। इसी तरह से अगर सेकेंड ओवरटोन की बात करें, अगर सेकेंड ओवरटोन की बात करें तो इसमें एक लूप और बढ़ जाएगा, 2 कंप्लीट लूप्स और एक हाफ लूप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4। So L is 5 λ/4, lambda is 4L/5. So frequency of second overtone will be V by lambda. So 5 times V by 4L, 5 times nu F. So frequency of second overtone will be 5th harmonic of fundamental. इसी तरह से दिखाया जा सकता है कि थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 7th हार्मोनिक होगी, फोर्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 9th हार्मोनिक होगी। और यहाँ से एक बात क्लियर है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर के एयर कॉलम के वाइब्रेशन के केस में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल प्रेजेंट होते हैं। ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल आर प्रेजेंट, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर की हवा जब डिफरेंट पॉसिबल मोड्स में वाइब्रेट करेगी तो हवा का वाइब्रेट करना पॉसिबल है न्यू एफ से, 3 न्यू एफ से, 5 न्यू एफ से, 7 न्यू एफ से, 9 न्यू एफ से। सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर सकते हैं।
इसी तरह से हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर सकते हैं। तो अब सोचना अपने को आता है, जब फंडामेंटल मोड में ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर की हवा या गैसियस मीडियम जब फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगी तो दोनों ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनेगा। दोनों ओपन एंड पर की हवा वाइब्रेट करने के लिए फ्री होगी, सो दोनों ओपन एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड बनेगा। और दो एंटी नोड्स हम लोग जानते हैं कि लगातार नहीं बन सकते। नोड्स एंड एंटी नोड्स आर अल्टरनेटली फॉर्म्ड एट सेपरेशंस ऑफ लैम्डा बाई 4, इसलिए बीच में एक एंटी नोड बनना ही बनना है। तो अगर इसकी लंबाई L है तो दो लगातार एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाई 2, तो L विल बी लैम्डा बाई 2, लैम्डा विल बी 2L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी V by 2L in case of open organ pipe। अगर ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट करेगा, फर्स्ट ओवरटोन में, तो अब एक एक लूप बढ़ता चला जाएगा। एक एक लूप बढ़ता चला जाएगा। एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, एंटीनोड से एंटीनोड, लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2, तो पाइप की लंबाई हो जाएगी 2 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हो जाएगा 2L बाई 2, तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V बाई लैम्डा, V बाई 2L बाई 2 मीन्स 2V बाई 2L मीन्स 2 न्यू एफ। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू एफ के बाद 2 न्यू एफ भी प्रेजेंट है, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में न्यू एफ के बाद सीधे 3 न्यू एफ प्रेजेंट था। और इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड ओवरटोन की बात करें, सेकेंड ओवरटोन की बात करें तो इसमें बीच में 2 लूप्स बढ़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, तो लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई 3, सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी V बाई लैम्डा, V बाई 2L बाई 3, 3V बाई 2L मतलब 3 न्यू एफ। और इसी तरह से दिखाया जा सकता है कि आगे के ओवरटोन्स में 4 न्यू एफ, 5 न्यू एफ, 6 न्यू एफ, 7 न्यू एफ सारे फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगे। मतलब ये कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर एनक्लोज्ड एयर कॉलम या गैसियस मीडियम के वाइब्रेशन के केस में इवन एंड ऑड ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल प्रेजेंट होते हैं। इवन एंड ऑड ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल, ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल are present, all harmonics of fundamental are present in different possible modes of vibration of air column or the enclosed gaseous medium in an open organ pipe। कभी कभी closed organ pipe and open organ pipe के केस में end correction की बात की जाती है कि ये जो एंटी नोड्स को हम लोगों ने मान लिया कि एग्जैक्टली ओपन एंड पर फॉर्म करता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा जाता है कि एंटी नोड्स आर नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड्स, वो ओपन एंड से थोड़ा ऊपर फॉर्म करते हैं। तो जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो एंटी नोड यहां नहीं बन करके थोड़ा ऊपर बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, ई डिस्टेंस ऊपर बनेगा, E, और E होता है 0.58 R, where R is radius of cross section of the pipe, nearly 0.6 R, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। और पाइप की लंबाई अगर L है तो लैम्डा बाई 4 को हमें लिखना पड़ेगा
L प्लस ई, लैम्डा विल बी 4 टाइम्स L प्लस ई। और जब एंड करेक्शन को आप कंसीडर करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हमें लिखना पड़ेगा v बाई लैम्डा, तो v बाई 4 टाइम्स L प्लस ई। ठीक इसी तरह से अगर ओपन ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन को आप कंसीडरेशन में लेंगे, एंड करेक्शन को, तो यहाँ भी एंटी नोड बनेगा एंड से थोड़ा ऊपर, और यहाँ भी एंटी नोड बनेगा एंड से नीचे। तो हमें एंटी नोड से एंटी नोड, दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 होती है, तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा L प्लस 2e, लैम्डा हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस 2e। और हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे v बाई 2L की जगह v बाई 2 टाइम्स L प्लस 2e। तो अगर एंड करेक्शन को भी कंसिडरेशन में लेने के लिए कहा जाएगा तो फॉर्मूले में इस तरह की तब्दीली आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप। दूसरा एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीट का। बीट हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट? स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन में हम लोगों ने कहा था कि जब एक ही मीडियम में एक ही साथ सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के दो प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाते हैं तो स्टेशनरी वेव पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। और स्टेशनरी वेव पैटर्न का फॉर्मेशन इंटरफेरेंस इन स्पेस का एग्जाम्पल है। इंटरफेरेंस इन स्पेस का क्या मतलब हुआ? स्पेस के अलग अलग पोजीशन पर एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे, कहीं नोड बनेगा, कहीं एंटी नोड बनेगा, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग तरह का इंटरफेरेंस होगा, कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, कहीं बीच बीच के फेज डिफरेंसेस के साथ दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगे और उसके हिसाब से वहाँ का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक बार स्पेस के जिस पोजीशन पर जितना एम्पलीट्यूड बन गया, अगर कहीं पर नोड बन गया तो जब तक वो दोनों वेव ट्रैवल करते रहेंगे वहां नोड ही बना रहेगा। स्पेस के सेम पोजीशन पर के इंटरफेरेंस का नेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस इन स्पेस का ये एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें हम लोगों ने 2-3 कंस्ट्रेंट्स लगाए थे। एम्पलीट्यूड दोनों वेव का सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज उनकी सेम होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में उनको ट्रैवल करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर एम्पलीट्यूड सेम हो या ना हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हों या ना कर रहे हों, अगर दो प्रोग्रेसिव वेव्स एक ही मीडियम में एक ही साथ ट्रैवल कर रहे हों, द ओनली कंडीशन इज दैट कि उनके फ्रीक्वेंसीज स्लाइटली डिफरेंट हैं। तो अगर ऐसा है कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के दो प्रोग्रेसिव वेव्स एक ही मीडियम में एक ही साथ ट्रैवल करते हुए अगर एक दूसरे पर सुपर इंपोज करते हैं तो मीडियम के सेम पोजीशन पर के इंटरफेरेंस का नेचर समय के साथ बदलता है। जहां पर अभी नोड बना हुआ है हो सकता है थोड़ी देर के बाद वहीं पर एंटी नोड बन जाए। द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट ए गिवन पोजीशन ऑफ अ स्पेस चेंजेज विथ टाइम। तो इसको कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस इन टाइम का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर ले रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले रहे हैं। तो एक वेव है y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू1 t। हम वेव का इक्वेशन लिख ही नहीं रहे हैं। इस तरह के स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के दो वेव मीडियम में एक ही साथ ट्रैवल करते हुए जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हैं तो मीडियम के सेम गिवन पोजीशन पर अलग अलग टी पर क्या हो रहा है,
इसका एनालिसिस करना चाहते हैं, इस बात को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पहला वाला वेव मीडियम के किसी गिवन पोजीशन x पर के पार्टिकल को इस इक्वेशन के हिसाब से ऑसिलेट करवाता मान लेते हैं, और दूसरा वाला वेव उस वहां के पार्टिकल को ν2 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवाता, तो उसका इक्वेशन ऐसा हो जाता। तो अब वहां का रिजल्टेंट दोनों के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में वहां का पार्टिकल किस तरह से वाइब्रेट करेगा और वहां के पार्टिकल का वाइब्रेशन किस इक्वेशन से गाइड होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके आप निकाल सकते हैं। और दिस प्लस दिस करेंगे तो दैट कैन वेरी इजीली बी डन। ए कॉमन हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए कॉस 2 पाई ν1 माइनस ν2 बाई 2 इंटू टी साइन ν2 पाई ν1 प्लस ν2 बाई 2 इंटू टी। और इसको हम लोग y इज इक्वल टू ए डैस्ट साइन 2 पाई न्यू टी के तरह का इक्वेशन के रूप में देख सकते हैं। इसको हमने न्यू लिख दिया, मतलब अब दोनों के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में मीडियम के उस पोजीशन पर का पार्टिकल न ν1 फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा न ν2 से करेगा, दोनों के अरिथमेटिक मीन के बराबर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। और मीडियम के उस पोजीशन पर के पार्टिकल के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अब ए नहीं होगा, अब ए डेस्ट होगा, वेयर ए डेस्ट इज गिवन बाय व्हाट, ए डेस्ट इज गिवन बाय ए कॉस 2 पाई ν1 माइनस ν2 बाई 2 इंटू टी। तो नोड बनने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल टी पर वहां का y 0 होना चाहिए, ऑल टी पर ये तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होने के लिए cos 2 पाई ν1 माइनस ν2 बाई 2t शुड बी 0, मीन्स 2 पाई ν1 माइनस ν2 बाई 2t is 2n plus 1 pi by 2, where n is 0, 1, 2 and so on। तो हम लोग यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो t विल बी 2n प्लस 1 2 बाई ν1 माइनस ν2। तो कब कब बनेगा वहाँ एंटी नोड, एंटी नोड बनेगा अगर इसको 0 ले लेंगे तो 1 बाई 2 इंटू ν1 माइनस ν2 टाइम पर, अगर इसको 1 ले लेंगे तो 3 बाई 2 ν1 माइनस ν2 टाइम पर, 5 बाई 2 ν1 माइनस ν2 टाइम पर, सो ऑन। तो दो लगातार, जहां जब एंटी नोड जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर बनेगा वहां उस मोमेंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो दो लगातार मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, आप दो लगातार मैक्सिमा के बीच का टाइम, किसी भी दो लगातार मैक्सिमा के बीच का टाइम इंटरवल निकाल करके देख सकते हैं, वो आ जाएगा 1 माइनस ν1 बाई ν2। तो हर इतने इतने देर पर एक मैक्सिमा वहां बनेगा। तो इतने सेकंड में एक मैक्सिमा, तो एक सेकंड में कितना मैक्सिमा, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा के बनने को वैक्सिंग कहते हैं और मिनिमा के बनने को वैनिंग कहते हैं। तो नंबर ऑफ वैक्सिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ वैक्सिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो वो हो जाएगा ν1 माइनस ν2। कैसे, हर इतना देर पर एक वैक्सिंग होता है, हर इतने देर पर एक मैक्सिमा, इतना सेकेंड में एक मैक्सिमा, तो एक सेकेंड में 1 अपॉन ν1 माइनस ν2 मीन्स ν1 माइनस ν2 मैक्सिमा। तो पर सेकेंड इतना बार वहां तेज इंटेंसिटी साउंड का सुनाई पड़ेगा।
और 2 मैक्सिमा लगातार नहीं बन सकता, उसके बीच में एक मिनिमा भी बन रहा होगा। तो हर 2 मैक्सिमा के ठीक बीचों बीच एक मिनिमा बनेगा। तो जितना पर सेकेंड वैक्सिंग सुनाई पड़ेगा उतना ही पर सेकेंड वैनिंग भी सुनाई पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ वैनिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ वैनिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। और एक वैक्सिंग और एक वैनिंग मिलाकर के एक बीट कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मीडियम के सेम पोजीशन पर, जहां पर अभी बना हुआ है मैक्सिमा, वहीं पर थोड़ी देर के बाद बन जाएगा मिनिमा। तो सेम पोजीशन पर कभी आवाज तेज सुनाई पड़ेगी, कभी धीमी सुनाई पड़ेगी, कभी तेज सुनाई पड़ेगी, कभी धीमी सुनाई पड़ेगी। ऑल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग प्रोड्यूस होगा। और मीडियम के सेम पोजीशन पर के इंटेंसिटी का नेचर, इंटरफेरेंस का नेचर समय के साथ बदलेगा। इस घटना को ही बीट कहते हैं। और नंबर ऑफ वैक्सिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड या नंबर ऑफ वैनिंग्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। बीट फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स के, दोनों साउंड के सोर्सेज के फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होता है। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ν1 माइनस ν2। तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में फर्स्ट 5-7 मिनट्स में डॉपलर्स इफेक्ट की ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद साउंड वेव के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।